Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start a new chapter which is unit 11 group processes. So इस यूनिट में हमें ग्रुप के बारे में, ठीक है, ग्रुप की क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होता है ग्रुप, ये सब हम पढ़ेंगे. तो कंटेंट क्या है हमारा कि हम ग्रुप की डेफिनेशन और कंसेप्ट के ग्रुप्स होते क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, टोटल 4 टाइप्स के ग्रुप हैं, ठीक है. और फिर है कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप कि ग्रुप के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन की, ग्रुप इफेक्टिवनेस को हम पढ़ेंगे, ग्रुप प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे और क्या होता है कॉपरेशन और कंपटीशन इन अ ग्रुप वो हम पढ़ेंगे. और किस तरीके से जब ग्रुप कैसे बनता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं तब ग्रुप बनता है. तो जब ग्रुप है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट भी होता है, तो वो कन्फ्लिक्ट के क्या कॉजेज होते हैं और किस तरीके से रिजोल्व करा जा सकता है वो कन्फ्लिक्ट, वो हम पढ़ेंगे. और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन की, ये सब हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप्स से. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, क्या कंसेप्ट है ग्रुप का. आर कलेक्शन ऑफ पीपल हु सी देमसेल्व्स एज यूनिट. देखो ग्रुप क्या है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, कलेक्शन होता है लोगों का, लोग एक साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एज अ यूनिट परसीव करते हैं कि हम सब एक का हिस्सा हैं, ठीक है, हम सब एक ही हैं, एक दूसरे से टुगेदरनेस फील करते हैं, वो ग्रुप माना जाता है. अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए उसे तो हम क्राउड भी बोल सकते हैं कि वो लोग एक दूसरे को जानते ही ना हो, किसी के बारे में कुछ पता ही ना हो, कोई इनका कॉमन पर्पस ही ना हो, बस खड़े हुए हैं भीड़ पे, ठीक है, तो वो क्राउड होगी. ग्रुप में क्या है, ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है जो एक दूसरे को सी देमसेल्व्स एज अ यूनिट, जो एक दूसरे को एक यूनिट की तरह मानता है, इकट्ठा मानता है, एक साथ मानता है, वो ग्रुप है. अब इसमें क्या मेंबर्स होते हैं कि एक ग्रुप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने आप को खुद की तरफ से भी अपनी मर्जी से उस ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, ठीक है, उन्हें ग्रुप का मेंबर कहा जाता है. जो भी ग्रुप होता है उसका कोई ना कोई कॉमन मोटिव होता है. तो हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं हम सबका क्या होता है, कॉमन गोल होता है, कॉमन मोटिव होता है जो हम सब लोग शेयर करते हैं. फिर थर्ड है इंटरेक्शन कि जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. फिर इंटरडिपेंडेंस के ग्रुप के सब मेंबर्स जो हैं वो किसी ना किसी टास्क के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि कोई एक पर्सन कुछ काम कर रहा है, फिर उस काम को आगे फैसिलिटेट कौन करेगा, कोई दूसरा पर्सन, तो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं ग्रुप के मेंबर्स. फिर है इन्फ्लुएंस, ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोई एक ज़्यादा मोटिवेटेड है तो उसको देख करके बहुत अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ग्रुप बनाया गया है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो अगर ग्रुप का कोई एक मेंबर है जो बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें काफ़ी अच्छी है, तो उसकी वजह से दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी जो है इन्फ्लुएंस होंगे उसको देख करके. तो ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. और जो भी ग्रुप्स होता है उसमें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं जो सबको माननी होती हैं, तभी जा करके वो ग्रुप चलेगा. और कुछ रोल्स होते हैं जो हर पर्सन के अलग अलग रोल होते हैं. जैसे क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो जो ग्रुप है तो उसमें सबका अलग अलग कुछ रोल है कि एक जो है लीडर होगा, एक कोई दूसरा टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है, किसी का कोई दूसरा रोल होगा. तो सबके कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो सबको मानने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं और स्टेटस होता है जो सबको मानना होता है. तो ये है ग्रुप जिसके बारे में हमने पढ़ा. और जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने भी बताया कि ग्रुप में और क्राउड में डिफरेंस क्या है. तो वही डिफरेंस यहाँ पे दोबारा से लिखा है कि क्राउड में और एक टीम में क्या डिफरेंस होता है. क्राउड क्या है, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पीपल कि बहुत सारे लोग एक जगह पर सेम टाइम पर जो है खड़े हैं जिनका कोई कॉमन पर्पस नहीं है, ठीक है, वो क्या होगी जिसे हम बोलते हैं क्राउड. टीम क्या है ऑन द अदर हैंड कि टीम क्या है, ग्रुप वे मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वर्क टुगेदर एंड आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम. कि टीम किसे कहेंगे, उस ग्रुप को, ठीक है, उन कलेक्शन ऑफ पीपल को जिनके पास कुछ स्किल्स होती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ में काम करते हैं और उनका कोई कॉमन पर्पस होता है जो उन्हें अचीव करना होता है. और जो भी आउटकम निकलता है सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कि कोई पर्टिकुलर क्रिकेट टीम है जो मैच हार गई या जीत गई तो पूरी टीम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई एक पर्सन. तो वो होगी टीम और क्राउड. ये हमने बेसिक डिफरेंस इसमें समझा. एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे हमें 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. ग्रुप के लिए एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्रुप क्या है और टीम के लिए एग्जांपल दिया हुआ है. आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं. जैसे अगर 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ रहे हैं, बट ईच स्टडीज़ सेपरेटली, लेकिन सब लोग स्टडी कैसे करें, अलग अलग बैठ करके. तो ग्रुप में क्या हुआ कि सब लोग का एक कॉमन गोल तो है, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और मिल करके क्या करें, स्टडी कर रहे हैं एक साथ, ठीक है. तो एक कॉमन गोल है कि सबको स्टडी करनी है, बट सबका काम क्या है, सेपरेटली. कि एक अगर पढ़ाई करे, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो वो फेल होगा, इससे पूरा ग्रुप फेल नहीं होगा, ठीक है, वो ग्रुप हो गया.
टीम में क्या है कि टीम में मान लो कोई एक प्रोजेक्ट टीम है एक कंपनी में, अब ईच मेंबर्स वर्क डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ठीक है, सबका काम एक दूसरे पे डिपेंड करता है कि अगर एक ने अपना काम अच्छे से नहीं करा, कि किसी ने जो मॉडल डिज़ाइन करना था, किसी ने डिज़ाइन उसको अच्छे से नहीं बनाया, तो आगे का काम प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो टीम में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई हारा या फिर जीता तो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा जो ग्रुप होता है उससे हमारी कौन सी नीड्स फुलफिल होती हैं, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम ग्रुप में आते ही क्यों हैं, जब हमारी भी तो कोई ज़रूरत पूरी होती होगी, जब भी हम ग्रुप का पार्ट बनते हैं। तो 3 तरीके की नीड्स हैं जो फुलफिल होती है थ्रू ग्रुप्स। फर्स्ट है इगोइस्टिक नीड। इगोइस्टिक नीड क्या है कि हमारी नीड, हमारी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिलता है जब हम किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट होते हैं, हमको आइडेंटिटी मिलती है कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, हम इससे बिलोंग करते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, तो वो हमारी इगोइस्टिक नीड फुलफिल होती है थ्रू दिस ग्रुप। सेकंड है फंक्शनल नीड्स। फंक्शनल नीड्स क्या हुई कि हर ग्रुप का मेंबर एक दूसरे की मदद करता है, सबके फंक्शन, सबके रोल्स, ठीक है, टास्क अलग अलग होते हैं, तो हमारी फंक्शनल नीड्स का हमारे काम निकलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, हम एक दूसरे की काम को फुलफिल करते हैं, हमारा वर्क रूटीन्स बनते हैं, एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ में हमें मदद मिलती है, तो हमारी फंक्शनल नीड्स फुलफिल होती हैं। थर्ड हो गया कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स में क्या हो गया कि आपके कुछ बिलीव्स होते हैं, आपकी कुछ थॉट प्रोसेस होती है, और आपको उसे वैलिडेट करना होता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है या फिर नहीं है। और जब आपको अपने जैसे सोचने वाले लोग मिल जाते हैं, कोई कम्युनिटी मिल जाती है, ग्रुप के मेंबर्स होते हैं जो आपकी बात पर अग्री करते हैं कि हाँ आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ठीक है, तो आपको वैलिडेशन मिलती है, तो आपकी कॉग्निटिव नीड्स फुलफिल होती है। एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है, समझने को मिलता है, एक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि रियलिटी क्या है, या फिर आपको मेजोरिटी मिल जाती है जो आप जैसे सोच वाली होती है, तो आपकी कॉग्निटिव नीड्स फुलफिल होती हैं। तो ये 3 नीड्स हैं जो हमारी फुलफिल होती है ग्रुप के थ्रू, ठीक है, इगोइस्टिक नीड्स, फंक्शनल नीड्स एंड कॉग्निटिव नीड्स। तो ये नीड्स हैं जो फुलफिल करी जाती हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कि कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर हमारी बुक में अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। उन कैटेगरीज के अंदर 2 टाइप्स के ग्रुप हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है परसीव्ड बॉन्ड अमंग ग्रुप मेंबर्स, यानी कि हम यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे वो किसके बेसिस पर पढ़ेंगे, परसीव्ड बॉन्ड, ठीक है। परसीव्ड बॉन्ड के बेसिस पर कितने टाइप्स के ग्रुप होते हैं, तो इस बेसिस पर हमारे पास टोटल 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट है कॉमन बॉन्ड ग्रुप, सेकंड है कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। तो कॉमन बॉन्ड ग्रुप क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं कॉमन बॉन्ड ग्रुप में वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़, और एक दूसरे के साथ बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स इन स्पोर्ट्स टीम, या फिर आपके जो स्कूल टाइम में जब हम थे, ठीक है, या फिर कॉलेज टाइम में कभी भी हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, हम उनके साथ जो है फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके साथ का क्या है, हमारा कॉमन बॉन्ड ग्रुप है कि हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट भी करते हैं, साथ में हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो हो गया हमारा कॉमन बॉन्ड ग्रुप। सेकेंड है कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। इसमें क्या है, मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय अ कैटेगरी, नॉट नेसेसरीली फेस टू फेस, कि यहाँ पे क्या ज़रूरी नहीं कि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो आपके ग्रुप के मेंबर्स के साथ या फिर हर मेंबर के साथ, आपको सिर्फ एक कैटेगरी से उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं अभी, ठीक है, तो उस कंट्री के आप सिटीजन हैं, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस ग्रुप से जुड़ चुके हैं, ठीक है। आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, फिर किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी आइडेंटिटी उस यूनिवर्सिटी से जुड़ चुकी है कि आप उससे आइडेंटिफाई करोगे कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आप उस पूरे ग्रुप से जुड़ चुके हैं, चाहे आप चाहो ना चाहो, वहाँ पर आपका बॉन्ड है नहीं है, आप उस कॉलेज में जाना चाहते थे नहीं जाना चाहते थे, यूनिवर्सिटी में रहना चाहते थे, उससे एक बॉन्ड फील करते हो नहीं करते हो, वो वहाँ पे मैटर नहीं करता है। आप वहाँ पे आपका हर स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, ये मैटर नहीं करता है, बट आपको एक आइडेंटिटी मिल गई है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हो, या फिर आप DU के स्टूडेंट हो, या फिर DU SOL के स्टूडेंट हो। तो ये हो गया कॉमन बॉन्ड ग्रुप और कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। तो ये हमने पढ़ा सबसे पहला टाइप ऑफ ग्रुप, किस बेसिस पर ये टाइप बना गया था, परसीव्ड बॉन्ड, कि आप कितना बॉन्ड परसीव करते हो अपने ग्रुप से। इसमें 2 कैटेगरी हमने पढ़ी, कॉमन बॉन्ड ग्रुप जहाँ पर आप अपने ग्रुप से रोज फेस टू फेस इंटरेक्ट भी करते हो और उससे कॉमन बॉन्ड फील करते हो, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो अपने ग्रुप के साथ, आप सामने से फील करते हो और आपका ग्रुप भी आपसे फील करता है, तो वो हो गया कॉमन बॉन्ड ग्रुप। सेकंड कैटेगरी हो गई कि आपको कोई बॉन्ड वगैरह फील नहीं होता, यहाँ पे क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी मिल चुकी है कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, या फिर इस कंट्री में आप रहते हो, या फिर इस पर्टिकुलर स्टेट में आप हो, तो आप उससे आइडेंटिफाई करे जाओगे, तो वो हो गया कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। तो वहाँ पे बॉन्ड इतना नहीं है। फर्स्ट टाइप था ये। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप हो गया हमारा, जिसमें बेसिस क्या होगा हमारा, एंटीटेटिविटी। अब ये एंटीटेटिविटी क्या है, द एक्सटेंट टू विच अ ग्रुप इज सीन एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट, कि आप अपने ग्रुप को एक सिंगल यूनिट, ठीक है, एक ग्रुप कब मानते हो कि आपके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, आप सब अपने ग्रुप से अपने पूरे ग्रुप को एक यूनिट मानते हो कि नहीं मानते हो, वो है एंटीटेटिविटी। अब एंटीटेटिविटी लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। लो एंटीटेटिविटी क्या है, ग्रुप्स आर जस्ट कलेक्शन ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, कि
यहाँ पे क्या हुआ, लो एंटिटेटिविटी वाला ग्रुप क्या होगा, जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, उन सबका कॉमन पर्पस क्या है कि उन्हें कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है। वहाँ पे भी उनका ग्रुप है कि भाई ये सारे जने क्या जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं। जैसे अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होते हो या फिर जिस भी कॉलेज के बाहर खड़े होते हो, स्कूल के बाहर खड़े होते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप सबको क्या एक ही कॉमन ग्रुप में डाल दिया जाता है दूसरे लोगों द्वारा, क्योंकि आस पड़ोसी आपको देख रहे हैं तो वो सब क्या देखेंगे, यार ये सब बच्चे गए एग्जाम देने आए हैं, ठीक है। तो आपका वहाँ पे एक दूसरे से आप कॉमन बॉन्ड फील नहीं करते हो, एक दूसरे को आप यूनिट नहीं मानते हो कि हम सब एक हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका सिर्फ एक कॉमन पर्पस होता है, इस वजह से आपको ग्रुप में डाल दिया जाता है कि आप सबका कॉमन पर्पस है कि यहाँ पर आपको एग्जाम देने आना है या फिर आपका कोई जॉब इंटरव्यू कोई एग्जाम क्रैक करना है, इस वजह से आप यहाँ आए हो। तो वो हो गया लो एंटिटेटिविटी, कि आप अपने ग्रुप को एक सिंगल या कोहेसिव यूनिट नहीं मानते हैं। यहाँ पे एंटिटेटिविटी लो है, आप सिर्फ एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपना एक कॉमन पर्पस फुलफिल करने के लिए। फिर है हाई एंटिटेटिविटी। इसमें क्या होता है कि आपका मेंबर्स, आप जो ग्रुप के मेंबर्स हो, आप सबका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंटली इंटरेक्शन आप करते रहते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन होता रहता है, आपका एक कॉमन गोल भी होता है। मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं एंड डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ठीक है। जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, हो सकता है उनकी सिमिलर ड्रेस हो, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया फैमिली मेंबर्स का, मतलब फैमिली मेंबर्स में क्या होता है कि आप और लोगों से, ठीक है, अपने आस पड़ोस से उन सबसे अलग हैं, बट आप रोज़ इंटरेक्शन भी करते हैं, एक दूसरे का एक कॉमन गोल भी होता है कि आप सबको शांति से एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई एंटिटेटिविटी किस में होती है, फैमिली मेंबर्स में। फैमिली मेंबर्स का, आपकी जो फैमिली है आपके, उसके साथ क्या है, हाई एंटिटेटिविटी है, आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक कॉमन गोल भी है। मेंबर्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेंबर्स, कि आप जो है अपने फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा सिमिलर हो। फैमिली मेंबर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आपका स्कूल के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इंटरेक्शन और एक कॉमन गोल हो, वो हाई एंटिटेटिविटी हो गया। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं एंटिटेटिविटी को लेकर के, कि कुछ बिहेवियरल फीचर्स होते हैं जैसे एक्सेप्टेंस, ठीक है, अथॉरिटी एंड शेयरिंग रिसोर्सेज इफेक्ट एंटिटेटिविटी। जैसे फैमिली में होता ही है कि आपको अपनी अथॉरिटी की बातें माननी होंगी, ठीक है, रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एंटिटेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी हाई एंटिटेटिविटी ग्रुप्स आर मोर स्टीरियोटाइप्ड। ये चीज़ भी यहाँ पे बताई गई है कि जिन ग्रुप्स में हाई एंटिटेटिविटी होती है, यानी कि वो अपने आप को एक कॉमन यूनिट, एक कोहेसिव यूनिट मानते हैं, ठीक है, एक सिंगल यूनिट मानते हैं कि हम सब एक हैं, ये चीज़ मानते हैं, तो वहाँ पे स्टीरियोटाइप्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थी एंटिटेटिविटी के बेसिस पर हमने ग्रुप पढ़े, दो तरीके के, लो एंटिटेटिविटी ग्रुप और हाई एंटिटेटिविटी ग्रुप। अब है थर्ड कैटेगरी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप। अब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप क्या है। प्राइमरी ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स लाइक फैमिली और कास्ट। प्राइमरी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसको आप सिलेक्ट नहीं करते हो, आपको वो मिल जाता है। जैसे आपकी फैमिली, आप किस फैमिली में पैदा हुए हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, ये वो चीज़ें हैं जो कि जहाँ पे मेंबरशिप इज़ नॉट चूजन, ठीक है, आपको चूज़ नहीं करना पड़ता, आपको वो मिल जाती हैं। और आप इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, और आपकी वैल्यूज़ और आइडियल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में, कि प्राइमरी ग्रुप आपने चूज़ नहीं करा है, वो आपको मिल चुका है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, जो आप अपनी मर्जी से चूज़ करते हो, कि अब आप किसी कास्ट में, रिलीजन में पैदा तो हुए थे या फिर किसी फैमिली में बोर्न तो हुए थे, बट आपके खुद के बिलीफ है कि आप किस और ग्रुप से अगर ज़्यादा बिलोंगिंगनेस फील कर रहे हो, तो ठीक है, बड़े होकर के आपको किसी और कास्ट से या फिर रिलीजन से या फिर किसी और ग्रुप से या थॉट प्रोसेस से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, तो वो आपका सेकेंडरी ग्रुप हो गया जिसको आप चूज़ करते हो। तो यहाँ पे बेसिक जो डिफरेंस आएगा, कीवर्ड क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में, चॉइस, कि प्राइमरी ग्रुप को आप चॉइस नहीं करते हो, सेकेंडरी ग्रुप में आपको चॉइस मिलती है कि आपको किस ग्रुप में जाना है, किसका हिस्सा बनना है, किसका नहीं बनना है, आपके फ्रेंड्स कौन होंगे, वो आपकी चॉइस है। लास्ट जो इसमें जो है कैटेगरी आती है वो है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फॉर्मल ग्रुप हैव एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रोल्स, ठीक है, आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे लिखे हुए होते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, आपका क्या रोल रहेगा इस कंपनी में काम करते समय। या फिर स्कूल्स में जब आप जाते हो तो आप क्लास के मॉनिटर है, तो आपके क्या रूल्स है, ठीक है, आप स्कूल के बच्चे हैं तो आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको ड्रेस अच्छे से पहन कर आनी है, ठीक है, स्कूल की ही ड्रेस पहननी है, बाल कैसे करने हैं, और आपको फीस टाइम पे सबमिट करनी है। तो ये रूल्स एक्सप्लिसिट रूल्स होते हैं जो सबको पता होता है, क्लियरली डिफाइंड होते हैं, सबको पता होता है, लिखे हुए रूल्स होते हैं। वो हो गया आपका फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या हो गया, कि जहाँ पर नॉन एक्सप्लिसिट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कि आपको पता है कि भाई किसी क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे पार्टी होती है, ठीक है, अगर आप कहीं किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पर आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, या फिर वहाँ पे किस तरीके की लैंग्वेज का या फिर गाने कैसे बजाने हैं उस जगह पर, ठीक है। तो वो सब क्या है, एक्सप्लिसिट इनप्लिसिट रूल्स है, कि वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको अपने आप पता होती हैं, वहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं होता। तो ये हो गए फॉर्मल ग्रुप्स और इनफॉर्मल ग्रुप। इनमें जो कीवर्ड है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप में, वो हो गया रूल्स, कि एक्सप्लिसिट रूल्स होते हैं फॉर्मल ग्रुप में,
इनफॉर्मल ग्रुप में एक्सप्लिसिट रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होती हैं। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ग्रुप, और ये हमने कैसे पढ़े हैं कि हमने कैटेगरी समझी हैं कि प्राइमरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी ग्रुप हो गया, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होगी फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप। फिर थर्ड कैटेगरी एक हमने पढ़ी थी कैटेगरी परसीव्ड बॉन्ड के बेसिस पर, कि आप कितना बॉन्ड फील करते हैं अपने ग्रुप से, उसके बेसिस पर हमने दो ग्रुप पढ़े, कॉमन बॉन्ड ग्रुप और कॉमन आइडेंटिटी ग्रुप। फिर लास्ट हमने एक पढ़ा था एंटीटेटिविटी। ठीक है, एंटीटेटिविटी इस टर्म का मतलब क्या होता है कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक आप ये मानते हैं कि आपका जो ग्रुप है वो एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, आप सब एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एंटीटेटिविटी होता है। तो इसके बेसिस पे हमने दो तरीके पढ़े थे, दो तरीके के ग्रुप्स पढ़े, लो एंटीटेटिविटी वाला ग्रुप और हाई एंटीटेटिविटी वाला ग्रुप। तो ये हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़े हैं और ये एग्जाम में आ जाता है काफ़ी बार। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ग्रुप, कि किसी एक ग्रुप के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो 4 कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहले है स्टेटस, फिर है रोल्स, ठीक है, फिर नॉर्म्स होते हैं ग्रुप के अंदर, एंड लास्ट इज कोहेसिवनेस। तो स्टेटस क्या होता है? स्टेटस रिफर्स टू द पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन विद इन अ ग्रुप। कि स्टेटस क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर किसी पर्सन को क्या रोल असाइन करा हुआ है, ठीक है, क्या उसको रैंक मिली है, फिर क्या उसकी पोजीशन है, वो हो गया स्टेटस। कि आपका स्कूल का जो ग्रुप है वहाँ पे कोई एक बंदा हो सकता है कि जो मॉनिटर है क्लास का, या फिर किसी को हाई प्रायोरिटी दी गई है, हाई पोजीशन है किसी की, कि ग्रुप जो है कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किसी एक बंदे को जो है लीडर बनाया होगा, जो उस पूरे ग्रुप को, पूरे टास्क को मॉनिटर करेगा या फिर उसे ऑर्गेनाइज करेगा, अच्छे से सारी चीज़ें करेगा। तो वो क्या हो गया, उसकी पोजीशन है, तो वो हो गया स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स stand when a teacher enters the classroom. Family decisions are approved by the head of the family. जैसे हम एग्जाम्पल से समझाया गया कि स्टेटस क्या है। जैसे स्कूल्स में जब टीचर्स एंटर करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको उनके रिगार्ड के लिए हम लोग क्या खड़े हो जाते हैं। अभी जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली लेता है। तो ये हो गया स्टेटस या फिर रैंक या पोजीशन जो किसी पर्सन को दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, चाहे वो इनफॉर्मल ग्रुप हो, चाहे वो फॉर्मल ग्रुप हो, किसी भी टाइप का ग्रुप हो। डेफिनेशन फिर यहाँ पे स्टेटस की क्या लिखी है कि कोई भी स्टेटस आपको किन चीज़ों के बेसिस पर मिल सकता है। स्टेटस कैन बी बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि कोई बहुत ज़्यादा एजड पर्सन है, तो ठीक है, तो हम जो छोटे एज में लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनके पैर भी छूते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हम किसी बस या मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करते हैं और आपको अपने से कोई एजड पर्सन दिखता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सीट उसे ऑफर कर दोगे। तो ये स्टेटस उसे क्यों मिल रहा है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर। यूजफुलनेस टू द ग्रुप, ठीक है, स्टेटस किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे। यूजफुलनेस टू द ग्रुप, कि वो पर्सन अपने हमारे ग्रुप के लिए कितना यूजफुल है, ठीक है। बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नॉर्म्स, और हमारे जो ग्रुप के नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, उसके बेसिस पर भी हमें बिहेव करना पड़ता है कि अच्छा हमारे जो टीचर्स हैं वो हमसे सीनियर, और हमारा ये रूल है, ये नॉर्म्स हैं कि हमें उनको जैसे ही वो एंटर करते हैं क्लास में तो हमें खड़े होना है। तो ये क्या होगा, ये स्टेटस है। ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इट कैन बी ऑफिशियल पोजीशन और एन इम्प्लिसिट फीचर लाइक बीइंग एन एल्डर। अब ऑफिशियल पोजीशन भी किसी को असाइन करी जा सकती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी को सीईओ की पोस्ट मिली है या फिर कोई लीडर है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप उसको रिगार्ड करेंगे, ठीक है, आप उसको स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। तो वो ऑफिशियल पोजीशन भी प्रोवाइड करी जा सकती है किसी ग्रुप के अंदर, या फिर जो इम्प्लिसिट ग्रुप्स हो गए या फिर इनफॉर्मल ग्रुप हो गए, उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है, एज या फिर जेंडर के बेसिस पर भी किसी को स्टेटस मिल जाता है। फिर है प्रिविलेज। हाई स्टेटस ऑफन कम्स विथ प्रिविलेजेस such as access to resources, respect, salary, influence, responsibilities and decision making power। कि कुछ privileges के बेसिस पर भी स्टेटस प्रोवाइड करा जाता है कि किसी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, या फिर किसका कहाँ पर एक्सेस है, किसी का जो है पॉलिटिशियंस के साथ या फिर बड़े बड़े लोगों के साथ किसी की उठ बैठ है, किसी का उठना बैठना है, तो उसको हम लोग अलग जो है स्टेटस दे देते हैं, हाई स्टेटस दे देते हैं। फिर कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सोशल मीडिया पर है, तो उसको हम हाई स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि कोई आर्मी ऑफिसर है या फिर पुलिस ऑफिसर है या फिर किसी और बड़ी पोस्ट पर है, या फिर किसी के पास डिसीजन मेकिंग की पावर है कि कोई जज है या वकील है या फिर कुछ भी है, तो उसके बेसिस पर भी उसे हाई स्टेटस मिल जाता है। फिर इसमें टर्म आई है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी हमने काफ़ी बार पहले पढ़ा है कि कन्फर्मिटी क्या होती है। पीपल विद लो स्टेटस कन्फर्म मोर टू ग्रुप नॉर्म्स टू गेन एक्सेप्टेंस। अब जिन लोगों के पास स्टेटस कम होता है, ठीक है, जिनका लो स्टेटस होता है, वो मोस्टली कंफर्म कर जाते हैं ग्रुप से कि ग्रुप क्या कह रहा है, उसकी बात मान लेंगे, ठीक है। क्यों? टू गेन एक्सेप्टेंस के ग्रुप उन्हें एक्सेप्ट करे, उन्हें ग्रुप से निकाल ना दे, उसके लिए। तो जिनका लो स्टेटस होता है वो हाई स्टेटस वालों को कंफर्म करते हैं एक तरीके से। तो ये हमने स्टेटस के बारे में पढ़ा कि स्टेटस क्या होता है, क्या क्या ऐसे किस बेसिस पर किसी को स्टेटस मिलता है। फॉर्मली हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, और कुछ प्रिविलेजेस के बेसिस पर भी स्टेटस किसी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये हमने स्टेटस के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है ग्रुप का, वो है रोल्स। तो रोल्स बेसिकली जैसे हम सबको पता है कि रोल्स क्या है, कुछ ऐसे फंक्शंस या ड्यूटीज़
जो असाइन करी जाती है ग्रुप के मेंबर्स को, जो उन्हें काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेट टीम है तो कैप्टन जो है क्या करता है, वो लीड करता है टीम को। जो कोच है वो क्या करता है, प्रैक्टिस को मैनेज करता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो फिटनेस को इंश्योर करता है। जो मैनेजर होता है वो हैंडल करता है टीम के ट्रैवल को, मीडिया को, सोशल मीडिया वगैरह, ये सब चीज़ें। तो ये क्या हो गया कि एक ग्रुप है, ठीक है, क्रिकेट टीम है जिसमें ये सब लोग भी होते हैं और सबका अलग अलग रोल होता है, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं जो उन्हें कंप्लीट करने होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। रोल्स क्या है, डिफाइन एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स फ्रॉम मेंबर्स इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, कि किसी बंदे को कोई स्पेसिफिक पोजीशन या स्टेटस मिला हुआ है तो उसके बेसिस पर उसके क्या काम होंगे, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसके बेसिस पर उसे क्या रोल असाइन हुआ है, मतलब उसके क्या रोल्स है। उन्हें हम उन बिहेवियर को हम लोग क्या कह रहे हैं, रोल्स कह रहे हैं। रोल्स कैन बी ऑफिशियली असाइंड और ग्रेजुअली एक्वायर्ड, कि रोल्स क्या हैं, वो या तो आपको ऑफिशियली असाइन करे जाते हैं कि अच्छा आप इस ग्रुप के लीडर हैं तो अब आपको लीड करना है, तो आपको ऑफिशियली असाइंड हुआ है। बट अगर किसी फैमिली मेंबर में देखें, फैमिली डायनामिक में अगर हम देखें सिनेरियो में, तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे जैसे एक बच्चा, जो लड़का है या फिर जो भी बच्चा है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसको क्या है, सर्टेन रोल्स उसे ग्रेजुअली वो एक्सेप्ट करता जाता है, एक्वायर करता जाता है। क्या वो बड़ा हो रहा है तो अब उसे जो है लोगों से बात भी करनी है, अब उसको अर्न भी करना है, अपनी फैमिली के लिए सोचना है, तो ये चीज़ें वो ग्रेजुअली एक्वायर करता है। तो रोल्स क्या हैं, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर हैं जो किसी पर्सन से कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पर उससे प्रिडिक्ट करे जाते हैं, ठीक है, उससे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि अब अच्छा ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है, ये फादर बन चुका है, तो अब इसके कुछ सर्टेन रोल्स है जो उसे करने पड़ेंगे। रोल क्लैरिटी। अब रोल क्लैरिटी हमें मिलती क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन, कि अगर आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि भाई आपको क्या करना है, तो उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होती कि अच्छा मैं एक सर्टेन पोस्ट पर हूँ तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मदद करती है कन्फ्यूजन को अवॉइड करने में। हमारी रोल की क्लैरिटी जब हमें होती है, जब कोई नए मेंबर्स आते हैं, ऑफन एक्सपीरियंस रोल एम्बिगिटी, कि जब कोई नया मेंबर आता है फैमिली मेंबर में या फिर किसी टीम में कोई नया मेंबर आया है तो उसको हमेशा ही कन्फ्यूजन होती है कि भाई मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है अभी इस पूरे काम में, इस पूरी ग्रुप में, विच इज़ कन्फ्यूजन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो क्या है कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ में आ रही कि भाई मेरा क्या काम है यहाँ पर, मुझे कौन सा रोल प्ले करना है। तो वो है कि रोल की क्लैरिटी होना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आप कुछ गलत ना कर दें, आप किसी और का काम ना करने लग जाएं या फिर अपना काम अपना छोड़ दें। तो रोल की क्लैरिटी होना काफ़ी ज़रूरी है एक ग्रुप में। डायनेमिक ग्रुप्स विद डायनेमिक टास्क्स हैव लेस डिफाइंड रोल्स मेकिंग रोल क्लैरिटी चैलेंजिंग, कि जो डायनेमिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा एम्बिगिटी होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि सबको कन्फ्यूजन होती है मेरा काम क्या है, क्लियर डिफाइंड रोल्स नहीं होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है और ज़्यादा जो ये रोल क्लियरिटी है इसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती है ये चीज़ जब डायनेमिक ग्रुप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अलग अलग टास्क जिस ग्रुप में होते हैं उसकी वजह से। तो ये हो गए रोल्स। अभी तक हमने स्टेटस क्या होता है, ठीक है, ग्रुप के हम जो कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टेटस पढ़ा कि स्टेटस क्या है, रोल्स के बारे में हमने पढ़ा कि रोल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्म्स क्या होती हैं। अब है नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स आर दी अनरिटन रूल्स दैट गाइड हाउ ग्रुप मेंबर्स शुड बिहेव, कि नॉर्म्स क्या है, कुछ अनरिटन, ठीक है, बिना लिखे, कोई संविधान में वो रूल्स लिखे नहीं गए हैं, जो अनरिटन रूल्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल क्या है, क्या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। उन अनरिटन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, नॉर्म्स आर इनफॉर्मल। तो डेफिनेशन क्या है कि नॉर्म्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, अनकहे होते हैं, अग्रीड अपॉन रूल्स, ठीक है, कि अनकहे इनफॉर्मल रूल्स होते हैं नॉर्म्स। ये हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं कि अच्छा हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये कई बात संविधान में तो लिखी नहीं है, ना कोई रूल है इसके पीछे, आप जो है दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि सोसाइटी मोस्टली क्या कर रही है, किसी एक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करा जाता है, ठीक है, क्या वहाँ के रूल्स है, तो वो चीज़ें आपके बिहेवियर को गाइड करता है ताकि कन्फ्यूजन कम हो, दिमाग पे लोड कम पड़े, वो आपके नॉर्म्स हो गए। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, नॉर्म्स की ज़रूरत क्या है। विदाउट नॉर्म्स ग्रुप मेंबर वुड बी अनप्रिडिक्टेबल एंड केओटिक, कि अगर कुछ गाइड करने के लिए है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है या फिर क्या करना है, किस तरीके का बिहेवियर करना है, तो आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, कि किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि कोई रूल्स ही नहीं है, कुछ अनरिटन रूल्स ही नहीं है। तो ग्रुप के अंदर कुछ प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए या फिर केओस को कम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कुछ अनकहे नॉर्म्स, मतलब अनकहे रूल्स जिन्हें हम नॉर्म्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है। जो नॉर्म्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं एक ऑर्डर को मेंटेन करने में और प्रिडिक्टेबिलिटी को मेंटेन करने में, ताकि आप किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सको कि अच्छा पार्टीज़ में किस तरीके से बिहेव करते हैं। सबके दिमाग में एक प्रॉपर रूल होता है, या फिर आपको पता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो आपको पता है कि उस रेस्टोरेंट में जाके आपको क्या करना है,
आप चीख के चिल्ला करके या फिर सामान इधर उधर नहीं फेंकोगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो क्या है, अब कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में ये लिखा नहीं रहता कि आप जो है यहाँ से यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं कर सकते। ये बस ये एक अनरिटन रूल है कि सबको पता है कि एक सोशल सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करा जाता है। तो वो हमारे नॉर्म्स हैं ताकि आपके बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल और एक केओस को कम करा जा सके। अब है एप्लीकेशन, कि हम इन नॉर्म्स को अप्लाई कब करते हैं। नॉर्म्स अप्लाई टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप लाइफ। हमारे नॉर्म्स हमारी ग्रुप लाइफ की बहुत सारी जगहों पर अप्लाई करे जाते हैं। अब आप अपने घर में आप कैसे भी बैठे होते हैं, कैसे भी खाना खा रहे होते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बट जब आप बाहर जाते हैं, जब आप अपनी ग्रुप लाइफ में होते हैं, तो वहाँ पर नॉर्म्स अप्लाई करे जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता होता है कि आप सोसाइटी में एक पब्लिक प्लेस पर है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। दे कैन अप्लाई टू ऑल मेंबर्स और स्पेसिफिक मेंबर्स बेस्ड ऑन देयर रूल्स। कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हर किसी पे अप्लाई होते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक रूल्स जिनके पास है, कोई स्पेसिफिक स्टेटस किसी के पास है, उनके ऊपर अप्लाई होता है। एक्सेप्टेंस, सम नॉर्म्स आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स वाइल अदर्स आर एक्सेप्टेड बाय ओनली सम। कि कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसको सब कोई मानता है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, या फिर सब लोग हर ग्रुप का मेंबर उस चीज़ को मानता है, उस नॉर्म को मानता है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कल्चर के बेसिस पर या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर सबके अलग अलग हो सकते हैं। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, मेंबर्स फॉलो नॉर्म्स इफ दे वैल्यू बीइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं कि वो नॉर्म्स को तब फॉलो करेंगे अगर वो उस ग्रुप का मेंबर है, तो कि आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर ही नहीं हो और उस ग्रुप के कुछ नॉर्म्स हैं तो आप उसको फुलफिल नहीं करोगे, या फिर आप सिर्फ उन नॉर्म्स को फुलफिल करोगे जिससे जो आपके लिए रेलिवेंट होते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी चैप्टर्स में कई बार पढ़ी है। दे में इग्नोर नॉर्म्स इफ दे डोंट आइडेंटिफाई विद द ग्रुप। अगर आप उस ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते हो, आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करते हो, तो आपके लिए वो जो नॉर्म्स होंगे वो इरेलीवेंट होंगे। फिर है इसमें कल्चरल डिफरेंसेस, जो चीज़ मैंने पहले बोली कि कल्चरल डिफरेंसेस के बेसिस पर भी, इसकी वजह से भी नॉर्म्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। या फिर एक्सेप्टेंस, कि आप अगर इंडिया में रह रहे हो और वेस्ट में कोई ग्रुप है, वहाँ की कुछ नॉर्म्स हैं, तो आपके लिए वो इतने रेलिवेंट नहीं है, तो आप उसको नहीं मानोगे क्योंकि वो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, आपके कल्चर से रेलिवेंट नहीं है। तो जो कलेक्टिविस्टिक ग्रुप्स होते हैं, लाइक इंडियन सोसाइटी वैल्यू हार्मनी एंड ग्रुप कोहेशन। ठीक है, तो जो कलेक्टिविस्टिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे इंडिया का कल्चर है, ठीक है, वो कलेक्टिविज्म में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग का जो ग्रुप के नॉर्म्स हो गए वो हो गए हार्मनी, ठीक है, और ग्रुप कोहेशन, कि एक साथ रहना है। इंडिविजुअलिस्टिक ग्रुप्स में क्या होता है, जैसे यूएसए वगैरह, वैल्यू स्टैंडिंग आउट एंड इनकरेजिंग डिसएग्रीमेंट। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस देखे जाते हैं और सबके नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, मतलब नॉर्म्स में कल्चरल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। और आपके लिए, आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, आप उसी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हो या फिर उन्हीं को फॉलो करते हो बिकॉज वो आपके लिए रेलिवेंट है। तो ये थे नॉर्म्स जो हमने पढ़े अब तक। अब लास्ट इसमें टॉपिक आ जाता है कोहेसिवनेस। तो ग्रुप्स के 4 कंपोनेंट हमने पढ़े हैं, स्टेटस, रोल्स, नॉर्म्स एंड कोहेसिवनेस। लास्ट है कोहेसिवनेस। तो कोहेसिवनेस क्या है? कोहेसिवनेस इज द फोर्स दैट कीप्स अ ग्रुप टुगेदर। कोहेसिवनेस है क्या? कि उस फोर्स को कोहेसिवनेस कहा जाता है जो कि लोगों को इकट्ठा रखता है, ग्रुप को इकट्ठा करके रखता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? कोहेसिवनेस रिफर्स टू हाउ स्ट्रांगली मेंबर्स वांट टू स्टे इन द ग्रुप। कोहेसिवनेस का मतलब क्या है कि ग्रुप के मेंबर्स खुद की मर्जी से क्या चाहते हैं कि वो ग्रुप के साथ रहें। हाउ स्ट्रांगली मेंबर्स वांट टू स्टे इन द ग्रुप, कि ग्रुप के मेंबर्स चाहते हैं खुद से जो है ग्रुप का हिस्सा होना, तो कितना जो स्ट्रांगली जो चाहते हैं उसे हम कोहेसिवनेस बोलते हैं। इट क्रिएट्स द वी फीलिंग, कि मतलब आप अपने ग्रुप से कितना जो है बिलोंगिंगनेस फील करते हो। जैसे अगर आप फैमिली या फिर अपने कल्चर या रिलीजन या फिर जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप कितना उसके साथ वी फीलिंग क्रिएट रखते हो, ठीक है, आप कितना कोहेसिवनेस उसके साथ रखते हो। तो कोहेसिवनेस क्या है? वी फीलिंग को जो है क्रिएट करती है। हाई कोहेसिवनेस होती है तो क्या होता है? मेंबर्स लाइक ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड कॉमन गोल्स। कि जब हाई कोहेसिवनेस है तो मेंबर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अपने कॉमन गोल के लिए काम करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्लोज नेट फैमिली, ठीक है, जो एक साथ रहती है वो फैमिली। लो कोहेसिवनेस में क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी से कुछ भी जो आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। लो कोहेसिवनेस क्या है? कि ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, डिसलाइक ईच अदर, और जो उनका कॉमन गोल है उसके अगेंस्ट काम करेंगे। कि कॉमन गोल है हार्मनी बना के रखना अपनी फैमिली में, लेकिन वो छोड़ करके रोज़ लड़ाई हो रही है, रोज़ जो है झगड़े हो रहे हैं, तो क्या हो गया? कॉमन गोल से हट करके उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे क्या है? लो कोहेसिवनेस। फॉर एग्जाम्पल अ डिसफंक्शनल टीम, कि एक कोई टीम है, कोई क्रिकेट टीम या कोई भी टीम हो गई, ठीक है, उसका काम था कि भाई उसे कोई भी जो चैंपियनशिप है वो जीतनी है। अब ग्रुप, उस टीम के मेंबर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लो कोहेसिवनेस है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में अपने ग्रुप से अपना जो उनका कॉमन गोल था कि उन्हें कोई चैंपियनशिप जीतनी है उससे वो हट जाएंगे। तो ये होता है हाई कोहेसिवनेस और लो कोहेसिवनेस। फैक्टर्स इंक्रीजिंग कोहेसिवनेस। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो कोहेसिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट और कंपटीशन, कि अगर बाहर से कोई थ्रेट आ रहा है, ठीक है, अगर कोई फैमिली जो आपस में लड़ती रहती है, ठीक है, अगर बाहर से उन्हें कोई थ्रेट आता हुआ दिखे
कि कोविड था उस टाइम पर, या फिर कोई और भी थ्रेट आ गया, फिर कोई कंपटीशन आ गया, तो उस टाइम पर भी जब बाहर से कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अंदर से मेंबर सब क्या होते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं वापस से, तो उसकी वजह से कोहेसिवनेस इंक्रीज हो सकती है। स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर, कि जब आप एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम इकट्ठा स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है कोहेसिवनेस इंक्रीज हो सकती है। फिर है इसमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई कोहेसिवनेस। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर आपको कोई ग्रुप देखा आपने और आपको जानना है कि वो हाई कोहेसिवनेस उसमें है कि नहीं, तो आप कैसे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखोगे। परसीव्ड सिमिलैरिटी अमंग मेंबर्स, कि आपको मेंबर्स में सिमिलैरिटीज दिखेंगी, कि आपने कोई फ्रेंड सर्कल देखा और आपको देखना है कि इसके बीच में हाई कोहेसिवनेस है या नहीं, तो आप देखोगे कि जो मेंबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे की ज़्यादातर बातों पर अग्री करते हैं, फिर एक दूसरे से सिमिलर है, उनका थॉट प्रोसेस सिमिलर है। सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विद इन द ग्रुप, कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं ग्रुप में। फोकस ऑन ग्रुप गोल्स ओवर इंडिविजुअल गोल्स, कि सबका फोकस कॉमन गोल को अचीव करने में है, अपने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ग्रुप गोल को अचीव करने में नहीं, ग्रुप के गोल को अचीव करना है, कि सबका जो है गोल अचीव हो, सिर्फ मेरा गोल अचीव ना हो, ये चीज़ होती है। हाई मॉरल एंड बेटर परफॉर्मेंस, कि मॉरल उसमें हाई होते हैं हाई कोहेसिवनेस वाले ग्रुप में, और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। अपने ग्रुप को लेकर के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहती है, एंड स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ आउटसाइडर्स, कि जब कोई आउटसाइडर आया उसके सामने तो और ज़्यादा ग्रुप में इकट्ठा होकर के रहेंगे। तो ये हो गए कोहेसिवनेस। तो हमने सारे जितने भी कंपोनेंट्स थे अपने ग्रुप के, वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने यूनिट 11 के फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रुप क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या कंसेप्ट है ग्रुप का, वो हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ ग्रुप हमने पढ़े, और कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप जो है वो सब हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी क्वेरी आपके रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ्स भी सारी आपको अबाउट सेक्शन में, मतलब टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।